क्या आप ये बात मानने को अब तैयार हैं कि गलत मुद्दों पर तवज्जो तरजीह देती दिखाई दी बीजेपी? कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि अपनी उपलब्धियां गिनवाने के बजाय अपनी समस्याएं सुनाते ज्यादा दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी। हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में लगे हमारे घोषणा पत्र के साथ किया, मगर जिनके पास कुछ नहीं था ना कुछ रहा है, सरकारों के रहते नहीं रहा है, मगर अब की बार उन्होंने जाति आरक्षण, धार्मिक आरक्षण की बात की और खुलेआम कहा कि 6% देंगे। उनके कांग्रेस के नेताओं ने कहा, आपने भी तो हटाया, 4% आपने हटा दिया, 2% वोकर लिंगायत को बढ़ाने की बात की, मगर हमने संविधान सम्मत समझाने में क्या आप नाकाम रहे? कांग्रेस जनता को शायद ये समझाने में सफल होने जा रही है कि धार्मिक आधार पे धर्म के आधार पे वोटों को स्थापित किया जा सकता है, जो संविधान के बाहर भी जाके करना पड़े तो हम करेंगे। ये कांग्रेस का एजेंडा हो सकता है। कांग्रेस ने धर्म का इस्तेमाल कर लिया, वो तो हिंदुत्व तो आपका यूएसपी था सालों से। नहीं, हम तो सदैव भारत की सनातनी व्यवस्थाओं को लेकर, आस्थाओं को लेकर दृढ़ पार्टी और सदा तक काम करने वाली है। हमने कभी अपने एजेंडे से दाएं बाएं नहीं हुए हैं। सनातन पर सामाजिक न्याय भारी पड़ गया। अपनी सुविधा सामाजिक न्याय कहाँ था? आप सनातन वर्सेस सामाजिक न्याय नहीं कह सकते हैं, इसे सनातन वर्सेस संकीर्णताएं कह सकते हैं, तुष्टिकरण कह सकते हैं। सनातन वर्सेस संकीर्णता की आप बात कह रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, 119 का आंकड़ा, बहुमत से 6 ऊपर, आश्वस्त हैं या अभी आशंकाएं बरकरार हैं कि बहुमत अपने ही बल पर ले पाएगी कांग्रेस की नहीं? बहुमत से ज़्यादा सीटें रहेंगी कांग्रेस के पास, 130 से ऊपर होंगी। हमारा और बीजेपी का वोट परसेंटेज मार्जिन डिफरेंस जो है वो 7% से ऊपर है। और जैसा पहले भी हमने आपके चैनल पर आपसे ही कहा था कि 130 से 140 के बीच में कांग्रेस होगी और होगी। उसका कारण ये है कि जो CCC की सरकार है, कम्युनल, करप्ट और क्रिमिनल, हमारे आदरणीय मोदी जी के बारे में मैंने बार बार आपसे कहा है कि अब वो सिर्फ गुजरात तक के नेता हैं, उसके बाहर अब वो उनके नाम पे वोट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात करते हैं पिछले 9 वर्षों से। जो उनसे असहमत है वो पाकिस्तानी है, गद्दार है, सब तरह से नवाजते हैं। पॉलिटिक्स में ये नहीं होता है। और सिर्फ दूसरों को आत्मप्रशंसा और परनिंदा और झूठे वादे, चुनाव को ला करके कभी अपने ऊपर विक्टिम कार्ड का विलाप करना और कभी कम्युनल कार्ड खेलना। ये तो बल्कि सतीश लखेड़ा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि संकीर्णता वाली राजनीति की, धर्म का इस्तेमाल किया, इसलिए आगे निकल गई कांग्रेस। देखिए, अब क्या कहेंगे, कहने को तो कुछ बचा नहीं है। ये तो धमकियां भी चुके थे कर्नाटक की जनता को कि अगर हमें नहीं जिताओगे, मोदी जी को नहीं जिताओगे तो फिर खैर नहीं है आप लोगों की। चुनाव तो वहाँ मोदी जी लड़ रहे थे, वहाँ कोई लोकल लीडर तो लड़ नहीं रहा था। वो तो लोकल लीडर जो मुख्यमंत्री थे जनाब साहब बेचारे, वो तो उनके गाड़ी पे भी नहीं चढ़ पाते थे, वो मंच पे भी किनारे बैठाए जाते थे, रोड शो में गाड़ी तक पे नहीं रहते थे। तो चुनाव तो आदरणीय मोदी जी लड़े थे, हारे हैं मोदी जी। वहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं था, खुला होता है। और मैं पहले से कह रहा हूँ, और वो जो ये संदीप जी राहुल जी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसने इस देश को जागृत किया। खास तौर से इन दक्षिण भारत के राज्यों में जिधर से यात्रा गई, वहाँ पे और जागृति हुई है कि ये जो झुठला के, बहला के, फुसला के और इधर उधर की बातें करके आदरणीय मोदी जी कभी कभार जीत गए, अब खेला खत्म है। इसके बाद मैं कई बार कहा हूँ, कोई चुनाव बीजेपी नहीं जीतने वाली है, क्योंकि एक ही कैसेट बार बार जनता सुन करके ऊब चुकी है। इक्का दुक्का सकारात्मक नतीजे से अति उत्साहित नहीं है तो नहीं हो रहे हैं आप अखिलेश। राजस्थान जीतेंगे स्पष्ट बहुमत से। पहले कांग्रेस का वो ट्वीट और फिर जो अखिलेश कह रहे हैं वो इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करता है कि इस जीत से, होने वाली जीत से उत्साहित कांग्रेस जो है वो राहुल को पुश करने में लगी हुई। ये जो मोदी जी के खिलाफ जो एक
बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश है। नया भी कह दिया है अब तो उसे, बड़े को भी नया बनेगा। अब उसका यूपीए नहीं होगा, कुछ और होगा, इस तरफ भी इशारा है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी को अब एक नेता एस्टैब्लिश करने की या दोबारा उनका रिकार्नेशन जो है वो करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों ना करे? कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा है, कांग्रेस क्यों नहीं करेगी? पलट कर ये भी तो पूछा जाएगा। मैंने 2024 के एक परिप्रेक्ष्य मिनट अखिलेश भाई, आ रहा हूं, आपको पूरा मौका दूंगा, चिंता मत कीजिए। मैंने 2024 के परिप्रेक्ष्य में कहा, और जो कोशिश हो रही है कि मोदी जी के खिलाफ एक बड़ा अलायंस बनाया जाए, और सबसे बड़ी जो उसमें दिक्कत आ रही है वो कांग्रेस की तरफ से है, जो विजिबल नहीं है, लेकिन वही दिक्कत है कि कांग्रेस क्या कंसीड करने को तैयार है। तो कांग्रेस जिस तरीके से पुश कर रही है राहुल गांधी को, उनकी पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं 2024 के लिहाज से कह रहा हूं कि जो साथ साथ एक कोशिश कर रही है, साइमल्टेनियस कोशिश, हाँ, उसकी तरफ कहीं इशारा तो नहीं हो रहा है कांग्रेस का कि नहीं, इसमें देखिए, छोड़ने वाले नहीं। हाँ, तो अगर जान फूंकती दिख रही है कांग्रेस के अंदर, एक ऊर्जा आती दिखेगी, तो कांग्रेस उसको खैर सेलिब्रेट तो करेगी। पर आपने कहा अखिलेश प्रताप सिंह कि ये प्रधानमंत्री मोदी की हार है, तो ये जीत किसकी है? ये राहुल गांधी की जीत है। ये कर्नाटक की जनता की जीत है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जीत है, हमारे कर्नाटक के प्रदेश के नेतृत्व की जीत है। पहली बात, किसी को अगर ये गलतफहमी है तो उसके बारे में हमारा कोई दोष नहीं है कि राहुल जी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, राहुल जी इस्टेब्लिश नेता हैं कि नहीं है। वो इस देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे कर्मठी, ईमानदार और योग्य नेता हैं। चुनाव हार जीत होती रहती है, कोई जीत जाता है तो इसका मतलब नहीं कि वो बड़े योग्य या बड़े काबिल ही हैं। राहुल जी की विश्वसनीयता किसी भी हिंदुस्तान के नेता से कई गुना ज़्यादा है, और उन्होंने साबित करके दिखाया भी है कि इस देश में शुचिता की राजनीति के एक सबसे एक नंबर के अलंबरदार, झंडेदार राहुल गांधी जी हैं। और जो स्थानीय मुद्दे थे, जिनकी राष्ट्रीय पटल पर भी लोकतंत्र में आस्था साफ सुनाई देती है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्या इसका पुट काम करता दिखा आपके लिए? और कांग्रेस पहली दफा वो 10 महीने पहले से ही तैयारी करती दिखी, ये थोड़ी बदली हुई कांग्रेस भी दिख रही है क्या अखिलेश? एकदम दिखा, एकदम, क्योंकि देखिए हम लोगों ने पहले से ही ये चीज़ें देखी कि किस प्रकार से बीजेपी के राज में क्या क्या हो रहा है। उसको सिलसिलेवार तरीके से विद प्रूफ कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी ने उजागर करना शुरू किया, जनता के बीच में लेके गए उन बातों को, और हमारी बातों पे जनता को विश्वास होता चला गया तह दर तह कि हम जो बता रहे हैं वो है, वो हो रहा है। सिर्फ आप क्रिमिनल कार्ड खेलेंगे, सिर्फ करप्शन करेंगे संदीप, और आप बताएं, अब जब मौका लगेगा तो आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, बताएंगे, वो भी सर है, कुछ जानकारी दे दो, फर्म लाएंगे। एक मिनट, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा देख रहा हूं मैं, 224 में से 217 के ट्रेंड है, 112 पे कांग्रेस लीड कर रही है, 73 पे बीजेपी लीड कर रही है, 27 पे जेडीएस लीड कर रही है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, जो वोट प्रतिशत है अभी तक के हिसाब से, वो कांग्रेस को 43.04 और बीजेपी 36.51, मतलब 7% का, 6.5% ज्यादा वोट कांग्रेस पा रही है। ये इसमें सुकेश जी की बात में एक बात जोड़ दूं, पिछली बार 18% जेडीएस पाई थी, इस बार 12%। तो बीजेपी का जो वोट है वो तो है, लेकिन जेडीएस का जो 6% कम हुआ वो सीधे सीधे ट्रांसफर हो गया कांग्रेस को, और इसमें मुसलमान वोट की बहुतायत होगी। देखिए, हम ये कॉमन सेंस बता, एक बात और हमारा आंकड़ा बता रहा है कि जेडीएस 30 सीटों पे आगे है। जिस समय वो अच्छी स्थिति में कहे जा रहे थे, जब वो सीएम भी बन गए थे, तो 37 सीटें थी। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 27 सीटों पे आगे है। तो जेडीएस जितना खराब परफॉर्म करने जा रही थी या अंदेशा था, वो उतना खराब परफॉर्म नहीं कर रही है। अलबत्ते बीजेपी वो खराब परफॉर्म कर रही है। तो वोकालिगा वोट बैंक में जो हम सीधा अपनी पकड़ को बनाए रखे, वोकालिगा में भी पकड़ को बनाए रखा है। कुछ और वोट जो उसके साथ जुड़ते थे वो शायद वो नहीं छिटका है। हालांकि वोट प्रतिशत उनका जरूर थोड़ा कम है, लेकिन ये फिगर बताता है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग समझ रहे थे कि जेडीएस का कम होना
सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान फायदे में लाएगा। यहां तो बीजेपी दिख रही है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है, या पलट तस्वीर ये भी हो सकती है जेडीएस जो अभी जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे थोड़ी ज्यादा मजबूती जो दिखा रही है, अगर ये 20 से नीचे होती तो कांग्रेस का आंकड़ा 135-40 तक भी जा सकता था। हो सकता इसकी पलट तस्वीर ये भी हो जाती। अब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक जब हम बात कर रहे हैं उसी वक्त, और 50 सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है। 111 पे लीड कर रही है कांग्रेस, 73 पे बीजेपी, उनका फिगर अनचेंज है। पर ये 50 की फिगर 30 पे जेडीएस आगे चल रही है। और 50 का ये क्या, ये एक नया पेज जुड़ा है, 50 सीटों पर कांटे की टक्कर, मतलब टू क्लोज टू कॉल। अभी ये देखना होगा ये किस तरह से पैन आउट करता है। इमरान पाशा बड़ी शालीनता से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। इमरान पाशा, हम पहले भी बात की थी और आकलन ये था कि जेडीएस कमजोर होती दिखेगी। कमजोर तो हुए हैं आप, 37 से 30 पर है अभी आंकड़ा, पिछली बार 37 का था, पर जितनी आप ताल ठोक रहे थे उस ताल से उलट ही जा रहा है। कमजोर तो हुई है पर पूरी तरह से कि भाई अस्तित्व खत्म हो जाएगा जेडीएस का, ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। जी, अस्तित्व तो खत्म नहीं होगा क्योंकि जेडीएस पार्टी कोई दूसरे राज्य की नहीं, कर्नाटक की पार्टी है और जेडीएस पार्टी के चाहने वाले बहुत हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, जो एग्जिट पोल का सर्वे आया है उसको हम नहीं मानेंगे, उसमें गलत भी दिखा सकता है, तो वो बात तो सही हो गई है। यहाँ पे कुछ सर्वे तो 10 के नीचे दिखा रहे थे, आपके सामने है कि जेडीएस पार्टी ने अब तक अभी काउंटिंग चालू है, अभी काउंटिंग होना बाकी है, अभी सारे आंकड़े खुल के आना बाकी है, इसके बावजूद जेडीएस 30 पे है। तो हमें उम्मीद है कि और थोड़े घंटों में और थोड़े लम्हों में जेडीएस और अच्छा परफॉर्म करेगी और ज्यादा सीटें हम ले आएंगे। मैं एक और आंकड़ा, थोड़ा सा गणित करते हैं इमरान पाशा। 118 पर कांग्रेस दिख रही है, 72 पर बीजेपी, 30 पर आप जी, तो 72 और 30 102 होते हैं, 11 सीटें कम बहुमत के आंकड़े से। थोड़ा 2-4 सीटों का और ऊपर नीचे होता है, कुछ ये राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं क्या? आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? जी, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया मैं। उस बात पे तो मैं फिलहाल कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि जो वरिष्ठ नेता है हमारे पार्टी के, हमारे दल के, उसके बारे में तो वो हिसाब करेंगे कि आगे आने वाली रणनीति क्या होगी करके।